आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ये हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एटॉमिक साइज़। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज़ होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज़ कैसे कैसे चेंज होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर हमारा एटॉमिक साइज़ कैसे चेंज हुआ था। देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक साइज़ होता क्या है। देखो बच्चों, एक डेफिनेशन लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि एटम क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एटम के जस्ट सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा एटम होता है उसके जस्ट सेंटर में एक स्फीयर होता है जिसके अंदर सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है। एंड आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा अवेलेबल है, राइट। और फिर क्या होता है, फिर हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है ना। हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक 9th क्लास में कि ये होता है हमारा एटम, राइट। अब मुझे आप लोगों को क्या बताना है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एक मेरे पास बॉल है और आप लोग मुझे बताओ कि वो बॉल का साइज़ क्या होगा। तब आप लोग मुझे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैम बॉल ने एक स्फेरिकल शेप की है तो आप उसका रेडियस फाइंड आउट कर लो। रेडियस जितना ज़्यादा होगा वो बॉल क्या होगी, उतनी बड़ी होगी, और रेडियस जितना छोटा होगा वो बॉल उतनी छोटी होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो स्फीयर है, ठीक है ना, जो हमारी बॉल है वो स्फेरिकल इन शेप है। अगर मैं उस बॉल का वॉल्यूम आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझसे कहोगे कि V = 4/3 πr³ होता है, राइट। तब आप लोग बोलोगे कि मैम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। दैट मीन्स रेडियस जितना बड़ा होगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप लोग बोलोगे कि मैम आप बॉल की रेडियस जितनी बड़ी करते जाओगे बॉल के साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एटम हमारा क्या है, स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर मेरा एटम स्फेरिकल इन शेप है तो मैं उसकी साइज़ को बताने के लिए मैं क्या बोलूँगी, रेडियस बोलूँगी कि आप इस एटम का रेडियस कैलकुलेट कर लो। रेडियस जितना ज़्यादा होगा एटम का साइज़ भी उतना ज़्यादा होगा। तब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एटम के रेडियस की। देखो बच्चों क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी कैसा स्फेरिकल इन शेप है। तो हम न्यूक्लियस का सेंटर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, न्यूक्लियस का सेंटर लेंगे, बिल्कुल सेंटर। और इस एटम का सबसे बाहर वाली शेल लेंगे। जिस सबसे बाहर वाली शेल को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, या वो वाली शेल जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको पता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो हमारे एटम की सबसे बाहर वाली शेल होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस वाली शेल को हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो आपके न्यूक्लियस की सेंटर, ठीक है ना, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका सेंटर और जो हमारी सबसे बाहर वाली शेल है दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। और इसी से हम क्या डिफाइन करेंगे, इसी से हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक रेडियस की हेल्प से एटॉमिक साइज। तो देखो हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी है वो हमने लिखा है एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। हमारे न्यूक्लियस के सेंटर, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी से हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं जिसे मैं कैपिटल R से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों को एटॉमिक रेडियस अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप लोग देखिए क्या होता है, अगर मुझे एटॉमिक रेडियस चाहिए तो आप लोगों को पता है ना एटम बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे, इतने ज़्यादा छोटे कि हम लोग उन्हें देख ही नहीं सकते। तो एक ऐसी चीज़ जो इतनी छोटी है कि मैं उसे नहीं देख सकती और मैं उसका कह रही हूँ कि आप लोग न्यूक्लियस के सेंटर और सबसे बाहर वाली शेल के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो बच्चों हम लोग आज जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है।
जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। आज हम लोगों के पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उससे हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी तब हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं था हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब हम लोगों ने इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक और टर्म निकाली थी, मैं आप लोगों को वो भी यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हम लोग ना किसी ये एटम, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, एटॉमिक साइज। तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था तब हम लोग मॉलिक्यूल्स पे बात करते थे। एक बार देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन की। आप लोगों को पता है कि हम हाइड्रोजन को कैसे फॉर्म करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि इसके पास क्या होता है, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा उसके पास भी H2 है ना। H2 कैसे बनता है, जब एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं तब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, राइट ना। तो कैसे होगा, ये मेरा पहला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसकी पहली शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है जहाँ पर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इन्होंने इसको शेयरिंग कर लिया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम, और ये पूरा बन गया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। तब हम क्या करते थे उस टाइम पर, हम इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर लेंगे, इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर लेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। एज्यूम करो मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B कंसीडर करती हूँ, तब मेरे इस AB को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। आपका पहला हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का सेंटर, दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे मेरे जो बॉन्ड लेंथ है ना, यहाँ पर मैं जिसे बोल रही हूँ बॉन्ड लेंथ, वो मेरे पास क्या है, AB। और अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर देती हूँ, ठीक है, इसे मैं किससे डिवाइड कर देती हूँ, 2 से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस। तो ये अगर मैं इसको ठीक हाफ कर देती हूँ और इसे मैं O लेती हूँ, तो ये जो AO होगा वो इस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा, और ये जो BO है वो इस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है ना। अगर मैं एटॉमिक साइज बोलती हूँ तो यस इट इज व्हाट, सेंटर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। पर हम लोग उस टाइम पे क्या करते थे, एटम के सेंटर को और आउटर मोस्ट शेल को कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स पे बात की, हम लोगों ने कहा पहले एटम के न्यूक्लियस का सेंटर और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहो, और उस बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो तो हमें दोनों एटम का एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को एटॉमिक साइज क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करो, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात की कि हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया ना। अब हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और ये चेक करते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंज आएगा, और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब हमारे एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंज आएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ बच्चों, तो अभी मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है वेरिएशन इन पीरियड। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हमारे पास जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस थी उन्हें हम लोगों ने क्या कहा था, ग्रुप, ठीक है ना। और जो इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें हमने क्या कहा था, पीरियड। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ, वेरिएशन इन पीरियड, यानी जब मैं पीरियड में जाऊंगी दैट मीन्स जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरे एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंज आएगा मुझे उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं अपने पीरियड 2 का, ठीक। पहले मैं क्या कर रही हूँ, पीरियड 2 के एटम्स का नेम आपको यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ। देखो हम लेते हैं लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके एटॉमिक नंबर्स को लिखकर दिखाती हूँ, ठीक है। लिखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ठीक है ना।
अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बनाते हैं। आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, KL 2,1। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,2। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,3। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसका 2,5। इसका 2,6 एंड देन 2,7। सही है ना। आप लोगों को पता है ना हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। हम अपनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। पहली वाली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट शेल की तरफ जंप करते हैं और इसमें हम लोग टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं 8। जब मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए फिर हम अपने नेक्स्ट शेल में जंप करते हैं और यहाँ पर भी तब तक इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं जब तक कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए 8। और यही प्रोसीजर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। जिसे मैं 6 का आप लोगों को बताऊँ तो मैंने पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए 2। मेरे पास टोटल कितने थे 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, कितने बचे 4। तो मैंने 4 को नेक्स्ट वाली शेल में डाल दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आप लोग ना एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो ज़रा आप लोग ध्यान से देखना। मेरे पास इसमें भी 2 शेल थी, K शेल L शेल। इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊँगी तब मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होंगी। आप लोग मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। एटॉमिक साइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे तो उसके आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप जो भी इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, आप वैलेंसी पढ़ोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट एटॉमिक साइज से रिलेट करेगा। इसलिए आप लोग अपने एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। मैं बोल रही हूँ जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स में कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा, मैं आप लोगों को इससे पहले एक और पॉइंट बताती हूँ कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है ना, मैं अभी से इरेज करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले कुछ 2 चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग इस साइज पे आते हैं कि कैसे चेंज होगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है ना वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक साइज है, एक तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, ठीक है। एक किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ शेल्स पे। कैसे, आप लोग देखो, मैं ऐसे कोई भी 2 एटम्स लेती हूँ, एक एटम ले रही हूँ A, एक एटम ले रही हूँ B, राइट। दोनों के पास न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली दोनों के पास न्यूक्लियस होगा। तो इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। एज्यूम करो कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे, जो मैंने बोला, पहले वाले में 2 भरो, उसके बाद कितने फिल करेंगे 8। अब ये देखो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स बनाने 11, तो नेक्स्ट वाली शेल में कितना आएगा 1। तो इस A वाले के पास कितनी शेल्स हैं, इस A वाले के पास 3 शेल्स हैं। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, सही है ना। अब मैं B वाले की बात करती हूँ। एज्यूम कर लो कि B वाले का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, फिर नेक्स्ट वाली में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो मेरे पास इसमें कितनी शेल्स हुई 2, K शेल और L शेल। तो मैंने पहली शेल बनाई, फिर मैंने दूसरी शेल बनाई। अब आप लोग बताओ इसका साइज़ बड़ा या इसका साइज़ बड़ा। ऑब्वियसली उस एटम का साइज़ बड़ा ना जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो हमारे साइज की डेफिनेशन से न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या है, कम। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो एटॉमिक साइज है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर मैंने बताया नंबर ऑफ शेल्स, जितनी ज़्यादा शेल्स उतना बड़ा साइज, जितनी कम शेल उतना छोटा साइज। तो मेरा एटॉमिक साइज पहले इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है वो भी समझते हैं। दूसरा फैक्टर मेरे पास है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है दैट इज़ व्हाट, सेकेंड फैक्टर है मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग मुझसे बोलोगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो पहले यही बता देती हूँ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक।
हमारा जो एटम है, एटम के ठीक सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियर पे तो कोई, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें अवेलेबल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। मैं कह रही हूँ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और दूसरा क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स। सही है, बिल्कुल। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। और मैं कह रही हूँ न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। मुझे किसके बारे में बात करनी है? प्रोटॉन्स के बारे में बात करनी है। तो अब हम फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं ले रही हूँ एक एटम A, एक ले रही हूँ मैं एटम B, ठीक है ना। एज्यूम करो कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो 6 है, ठीक है, और एज्यूम करो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 5। अब आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये पता है कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो मैंने कहा A का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 6 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है। मैंने कहा B का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 5 है और इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 5। तो मैंने A के सेंटर में अभी फ़िलहाल लिख दिया 6 प्रोटॉन, ठीक। मैंने B का न्यूक्लियस बनाया और इसमें मैंने कितने लिख दिए? 5 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम लोग इसका एटॉमिक नंबर बनाते हैं, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। A का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे 4, तो ये क्या 2,4। तो उसके पास कितनी शेल्स अवेलेबल है? 2 शेल्स, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहली शेल, ये हो गई मेरी दूसरी शेल, सही है ना? ठीक, पहली शेल दूसरी शेल। अब इसका भी बनाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, और दूसरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 3। इसका मतलब है इसके भी कितनी शेल्स बनेगी? 2 ही बनेगी। तो इसमें भी मैंने 1 शेल बना दी, इसमें मैंने 2 शेल बना दी। यहाँ तक सही है ना? बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को क्या पता है कि शेल्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बना देता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, और बाहर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 4। सही है, ठीक। इस वाली में, अंदर वाली शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और बाहर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? आउटर मोस्ट शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्रोटॉन रखे हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, सही है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोटॉन्स रखे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो उन्हें क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है क्योंकि इसमें 2 शेल है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस बराबर है क्योंकि इसमें भी 2 शेल्स हैं, सही है ना। आप लोग ऐसे समझो, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस मुझसे बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है, पर यहाँ वाला बच्चा बहुत पतला है, यहाँ वाला बच्चा बहुत मोटा है, दोनों मुझे खींच रहे हैं। मैं किसकी तरफ ज़्यादा जाऊँगी? ऑब्वियसली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ताकत से खींच रहा है तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा चली जाऊँगी। ये वाला बच्चा वीक है, ये मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है पर इसका फोर्स ज़्यादा है, तो मैं इसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊँगी ना। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, पर ये ज़्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से ये ज़्यादा ताकत लगाएगा। यहाँ पे कम प्रोटॉन है तो ये कम ताकत लगाएगा, तो ये वाला ज़्यादा ताकत लगाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, समझ गए। जो हमारी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? अंदर की तरफ एक फोर्स फील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएंगे और आपके एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में। जहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो वो उन्हें अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे हमारे एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेरे एटम का साइज उतना छोटा होगा। उल्टा हो रहा है इस बार, ठीक है ना। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है,
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएंगे और हमारे एटम का साइज छोटा हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे क्या था, जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा और साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो हम ट्रेंड्स तो ऐसे ही कर लेंगे। तो आप लोग पहले इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करो कि अगर शेल्स बड़ी होंगी तो जो न्यूक्लियस है उसका सबसे बाहर वाली शेल से डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरा साइज क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर बीच में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को बढ़ा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा ताकत से खींचना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो मेरा टॉपिक था, दैट मीन्स वेरिएशन इन पीरियड। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल ले रही थी जिसमें मैंने आप लोगों को एटम्स लिख के दिए थे। पहला वाला मेरे पास क्या था, लिथियम, फिर क्या था, बेरिलियम, फिर क्या था, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। मैंने आप लोगों को अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था 2,1, क्योंकि इसके पास 3 था एटॉमिक नंबर, मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 3 है और शेल्स कितनी है, 2। इसके बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 4, और शेल इसके पास भी 2 थी। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, राइट। और इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बच्चों मैं कहनी 3 का साइज बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग लिथियम से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स बनाने हैं मुझे, 3, 1, 2, 3। पहली शेल, राइट, एंड देन क्या होगा, दूसरी वाली शेल। अब आप लोग देखिए, पहली शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 2। दूसरी वाली शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 1। अब मैं बेरिलियम की बात करती हूँ। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे, 4। तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस और इसमें मुझे कितने प्रोटॉन्स दिखाने हैं, 4। और कितनी शेल्स बनानी है, 2 शेल्स बनानी है। ये हो गई मेरी पहली शेल, ये हो गई मेरी दूसरी शेल। पहली शेल्स में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 2, और दूसरी वाली शेल में भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 2। एक और बनाते हैं कार्बन का। कार्बन के पास बोरॉन का बनाते हैं। ठीक, बोरॉन के पास कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, न्यूक्लियस में 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2 ही इसमें भी शेल्स हैं। अब देखो, 2 शेल इसके पास, 2 शेल इसके पास, 2 शेल इसके पास, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बराबर, इसमें भी बराबर और इसमें भी बराबर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं हो रही हैं, तो फिर सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन देखो, इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 3, इसके पास कितने प्रोटॉन है, 4, इसके पास कितने प्रोटॉन है, 5। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अंदर की तरफ खींचेगा। ये थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा करेगा, ये और ज़्यादा करेगा। तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचेगी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, जिसे मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक डायग्राम की हेल्प से दिखाया है। देखते हैं हम लोग उस डायग्राम को। देखो बच्चों, हम लोगों ने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, तो देखो इसमें भी 2 शेल, 2 सब में 2 शेल है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम था, इसका ज़्यादा था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा हो गया। फिर इस पे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, तो ये इसके कंपेयर में और ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, तो इसका साइज और घट गया, फिर साइज घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया। समझ गए? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने कहा लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊँगी तो मेरा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम लोग रीड कर रहे हैं वेरिएशन इन ग्रुप। ठीक, चलो अब हम वेरिएशन इन ग्रुप की बात करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है ना, ऐसे होता है ग्रुप 1 ये, राइट। फिर क्या होगा, ग्रुप 2 ऊपर से नीचे आने पे। अब ऊपर से नीचे आने के लिए
मैं भी ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेती हूँ। ग्रुप 1 क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीजियम एंड कैल्शियम। फिलहाल मैं इन 4 का एग्जाम्पल लेती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2,1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 2,8,1 एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11 एंड इसका एटॉमिक नंबर आपका 21 नहीं होता, 19, राइट, 19, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बना के दी है। अब आप लोग चेक कीजिए, इसके पास कितनी शेल है 1, इसके पास कितनी शेल है 2, इसके पास कितनी शेल हो गई 3 और इसके पास कितनी शेल्स हो गई 4। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ आती हूँ तो मेरी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। पर आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है। इसके पास कितने प्रोटॉन 1, इसके पास कितने प्रोटॉन 3, इसके पास कितने प्रोटॉन 11, इसके पास कितने प्रोटॉन 19। तो टॉप से बॉटम की तरफ आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। पर ऊपर से नीचे आने पर जो हमारी नंबर ऑफ शेल्स हैं उनका पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट हो जाता है कंपेयर टू देयर साइज। इसीलिए टॉप से बॉटम की तरफ आने पर हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। समझ गए ना, क्या ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। इसे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलते हैं अपने एक डायग्राम की तरफ। बच्चों देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 2 शेल्स थी, इधर 3 शेल हो गई और फिर 4 शेल हो गई। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक, इसलिए हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, हेल्ड लेस स्ट्रांगली टू न्यूक्लियस। सही कह रही हूँ क्या मैं? देखो इसका साइज क्या है, छोटा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है। जब 2 चीज़ों के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बहुत अच्छा से एग्जांपल लेते हैं। मेरे हाथ में मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मान लो आयरन का नेल है, ठीक है, आयरन की कील है। अब मैंने इन दोनों को पास में रखा है तो अट्रैक्शन होगा, एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं इस नेल को उठा के दूर ले जाती हूँ तो क्या अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा? नहीं, अब अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जो 2 बॉडी के बीच में फोर्स लगता है वो उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स घट जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ पे न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आप लोगों को बोला था आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। जब मैं नीचे की तरफ आऊँगी तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में इतने स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होंगे। ये था मेरा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि साइज बढ़ रहा है मतलब आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया और रेडियस बढ़ गया है मतलब एटॉमिक साइज बढ़ गया है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, ये मेन रीज़न है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये है मेन रीज़न, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो बच्चों, मैं ये अब हमारे पास आ गई है आपकी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने बोला कि जब हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ आने पर साइज बढ़ रहा है। सही कह रही हूँ ना मैं? यहाँ वाले एटम्स का साइज छोटा है और यहाँ वाले एटम्स का साइज क्या है, बड़ा है। यही सिखाया ना मैंने आप लोगों को। फिर मैंने कहा ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, यानी ऊपर वाले जो एटम्स हैं उनका साइज छोटा होगा
और जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में नीचे आऊँगी उनका साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, साइज़ ऐसे बढ़ रहा है, साइज़ ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि ये जो आपका एटम है, फ्रांसियम जो आपका एटम है, उसका साइज़ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा है। ठीक है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा साइज़ है वो किसका है, फ्रांसियम का। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ग्रुप्स की बात करूं कि किस ग्रुप का साइज सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा जो साइज है दैट इज ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का हम क्या नाम बोलते हैं, एल्कलीज मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज व्हाट, एल्कली मेटल। तो आपका जो ग्रुप 1 है, एल्काइल मेटल्स है, उनका साइज सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा साइज किसका होगा, आप लोग बोलोगे ग्रुप 18 का, मैं कहूँगी नहीं, यही तो एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आप लोगों को बोला था। मैंने आपको कहा था ना वीडियो के एंड में मैं एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगी। मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घट रहा है, तो सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, ग्रुप 18 का, जिसे हम नोबल गैस कहते हैं। पर नोबल गैस का साइज सबसे छोटा नहीं है, उसका रीज़न अभी बताती हूँ। इसका नहीं है तो फिर 17 का होगा। तो ग्रुप 17 पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा ग्रुप है, जिसे आप लोग हैलोजन ग्रुप्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जिसे हम लोग हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 18 का साइज सबसे छोटा क्यों नहीं है, आप लोगों को पता है ग्रुप 18 एक नोबल गैस ग्रुप है, जिसमें हम लोगों ने उन गैसेस को रखा है जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 ऑक्टेट फुलफिल है उनका। ठीक है ना, हाँ, सारे एटम्स क्या करना चाहते हैं, सारे एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहते हैं। इनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, लेफ्ट टू राइट आने पे न्यूक्लियर चार्ज तो काम कर रहा है, पर क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे ना, तो क्या होता है यहाँ पे रिपल्शन भी होने लगता है। तो इनका जो रिपल्शन फोर्स है वो न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स को प्रीडोमिनेंट कर देता है। समझे ना आप लोग, यहाँ पे मैंने कहा दो चीज़ें लग रही हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। तो ग्रुप 18 के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन प्रीडोमिनेंट कर देता है आपके न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन को, इसीलिए ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 17 के साइज के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए ग्रुप 18 छोटा नहीं है, ग्रुप 17 सबसे छोटा है। ये हो गया हमारा एक्सेप्शनल केसेस। अब हम करते हैं कुछ बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। ये 2018 में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी का मैंने एग्जाम्पल अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ छोटा क्यों हो रहा है। तो आप पीछे थोड़ी सी वीडियो करो और वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। राइट, हम लोगों से क्वेश्चन बोला है विच एटम इज बिगर, सोडियम एंड मैग्नीशियम, वाई। देखो लेफ्ट टू राइट जाने, अभी हम लोगों ने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक शेल्स सेम रहती हैं। अगर आप लोगों को याद है तो बताती हूँ, इसके पास 2,8,1 3 शेल, इसके पास 2,8,2 3 शेल्स। ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन। शेल्स लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ नहीं रही, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो साइज़ घटेगा। सीधी सी बात मैंने आप लोगों को कहा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ घट रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा, सोडियम हमारा बड़ा होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। रीज़न मैंने दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन में बोला हुआ है, ए बी सी का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दिया है, एलिमेंट बी हैज़ लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट सी। बी का साइज सी के कंपेयर में बड़ा है, क्यों। फिर से वही देखो, मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, नंबर ऑफ शेल्स वही हैं, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, साइज़ घट जाएगा। तो सी का साइज़ छोटा है, बी का साइज़ बड़ा है। हाँ, मैं इन दोनों का भी कंपेयर करती हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँगी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, तो फिर सी का साइज़ बड़ा होगा और ए का साइज़ छोटा होगा।
तो अगर मैं इन तीनों को आप लोगों को बताऊं तो देखो मैंने कहा इन दोनों को कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में C बड़ा है A छोटा है, इन दोनों के कंपेयर में B बड़ा है C छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ B, उसके बाद C और सबसे छोटा इनमें क्या है A। ठीक है ना, चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में साइज दिया हुआ है, बोला है मैग्नीशियम लेस देन सोडियम, रीजन मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ अभी। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के, कुछ क्वेश्चंस इसमें CBSE के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके ICSE बोर्ड के हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स M and N बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। M वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों से कहा गया है कि वो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है और जो N वाला एलिमेंट है वो हमारा सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एंड आर इन सेम पीरियड, और ये दोनों सेम पीरियड में हैं। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ M and N वेरी, साइज ऑफ देयर एटम। बच्चों क्वेश्चन में कहा ये ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है, दोनों सेम पीरियड से हैं, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा जो N वाला है वो छोटा होगा और जो M वाला है वो हमारा बड़ा होगा। समझ गए ना। तो बच्चों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को एटॉमिक साइज अच्छे से क्लियर हो गया है। जो भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड डाउट है तो वो आप लोग कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसे रीड कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना, थैंक यू।